हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर को जिसमें रिलेटिव क्लोज दिया होगा। कहने का मतलब एक ऐसा क्लोज जिसका प्रारंभ रिलेटिव प्रोनाउन से होगा और दोनों क्लोजेज के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई होगी। तो हमें दोनों क्लोजेज के अंतर्गत पैसिव वॉइस का निर्माण करना है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आपको कहाँ पर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए, द बॉय रोड द पोम विच मेड ऑल हैप्पी। तो हमने देखा कि पहले क्लॉज के अंतर्गत जो रोड दी हुई है वो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरे क्लॉज के अंतर्गत जो मेड है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों को पैसिव में हमें चेंज करना है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि सबसे पहले जो रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है उसको आपको पैसिव में चेंज करना है, वरना जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है सेंस के लिहाज से। तो सबसे पहले हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है जो दिया हुआ है विच मेड ऑल हैप्पी। तो सबसे पहले इस क्लोज का ऑब्जेक्ट देखा जो है वो ऑल है, हमने सब्जेक्ट बनाया ऑल, बी की फॉर्म लगाई, यहाँ पर हमने इस वर्ब की सेकंड के अकॉर्डिंग हो जाएगी वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड, ये हो गया मेड और जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है आगे वो लगा दिया हैप्पी। तो ऑल वर मेड हैप्पी। इसके बाद में आपको बाई प्लस एजेंट जोड़ना है, तो ये लगाया बाई। अब एजेंट कौन सा जोड़ना है ध्यान रखिएगा, विच को आपको एजेंट के रूप में नहीं लिखना है। विच से पहले जो एंटीसीडेंट, कहने का मतलब जो नाउन दी हुई है द पोम, उसको हमें बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखना है। तो ये हो गया बाय द पोम। अब आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है उसका यूज कर देना है इसके बाद, क्योंकि एक्टिव वॉइस में द पोम के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया विच। तो यहाँ पे हमने देखा कि दूसरे क्लोज का जो ऑब्जेक्ट है द पोम, उसको तो हमने पहले ही यूज कर लिया है, तो अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ही इसका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हो गया विच। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बी की फॉर्म लगानी है पहले क्लोज के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा वॉज, क्योंकि द पोम है वो सिंगुलर है, अगर पोम्स होता तो हमें वर करना होता, तो ये हो जाएगा विच वॉज। अब हमें राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद बाय द बॉय, तो ये हो जाएगा ऑल वर मेड हैप्पी बाय द पोम विच वॉज रिटन बाय द बॉय। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो नॉन एक्शन वर्ब होती है। कहने का मतलब ये कोई एक्शन शो नहीं करती है, इन्हें स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू सूट, टू फिट, टू लैक, टू लुक लाइक, टू रिजेंबल, ये ऐसी वर्ब है जो कोई एक्शन शो नहीं करती है, तो इनको पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, सी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस भले ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन इसे पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि लैक जो वर्ब है वो कोई एक्शन शो नहीं कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस इज लैक्ड बाय हर या इन हर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, द शर्ट डज नॉट सूट यू, तो यहाँ पर भी इसे पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा। कहीं आप कर दो यू आर नॉट सूटेड टू दिस शर्ट या बाय दिस शर्ट, तो ये भी गलत माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की हम बात करें हैं जिसमें वर्ब्स और परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो और उनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हो। वर्ब और परसेप्शन कहने का मतलब जो अनुभूति से रिलेटेड है, जैसे सी है, वॉच है, हेयर है, ये जो वर्ब है इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होता है। जैसे आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, हो सकता है आप सोचो कि इस स्ट्रक्चर को आप पहले देख चुके हो। जैसे एक स्ट्रक्चर हमने की थी आई हैट पीपल अब्यूजिंग द पुअर, यहाँ पर भी हमने देखा वर्ब आईएनजी है और वहाँ पर भी वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो उस स्ट्रक्चर को अलग अंदाज से आपको पैसिव में चेंज करना है, लेकिन जो जेरेंड वाला है उसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट का यूज कर लो। जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, पीपल आर हेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। जब जेरेंड दिया हो ऑब्जेक्ट के बाद में तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट नहीं बनाना है पैसिव में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है जो क्रॉसिंग है। हो सकता है कन्फ्यूजन आपके ये हो कि कैसे पता चलेगा कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कहाँ पर जेरेंड है। तो जब हम नॉन फाइनाइट पे कंप्लीट वॉल्यूम बनाएंगे तब आपके एकदम कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल इन स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही देखिए। तो ध्यान रखना ये है कि जो नीचे वाला सेंटेंस था उसमें हमने पीपल को सब्जेक्ट नहीं बनाया था, जो वर्ब थी उसके ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है उसके ऑब्जेक्ट को ही आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही वॉज सीन क्रॉसिंग द ब्रिज। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाई जो मी है वो ही वॉज सीन बाई मी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है। लेकिन सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो तो उससे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको ही सब्जेक्ट बना के आपको पैसिव में चेंज करना है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ब्स और परसेप्शन के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो उनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस सही है, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, आई सॉ हिम
क्रॉस द ब्रिज, दोनों ही यहाँ पर सही है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो अ पार्ट ऑफ एन एक्शन को शो करता है। कहने का मतलब जो कंप्लीट एक्शन है वो पूरा कंप्लीट एक्शन शो नहीं करके उसके छोटे से भाग को शो करता है। लेकिन जो बेयर इन्फिनिटिव होती है वो कंप्लीट एक्शन को शो करती है। जैसे पहले सेंटेंस का मतलब है मैंने उसे ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा। कहने का मतलब सिर्फ ये देखा कि वो ब्रिज की तरफ जा रहा था, उसने एक किनारे से लेके दूसरे किनारे को पार किया या नहीं किया पूरे ब्रिज को, ये मैंने नहीं देखा, मतलब उस एक्शन के शॉर्ट पार्ट को देखा है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि मैंने उसे तब तक देखा जब तक वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर ना पहुंच गया हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब बेयर इन्फिनिटिव का यूज इन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बाद दिया हो तो उन्हें फुल इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया जाएगा। तो यही सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज सीन टू क्रॉस द ब्रिज। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अब सीधा बेयर इन्फिनिटिव आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है गेट वर्ब की। ध्यान रखिएगा गेट का यूज एक पैसिव ऑक्सिलरी के रूप में भी किया जाता है। कहने का मतलब जहां पर हम बी की फॉर्म यूज करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में, वहां पर सेम सेंस में गेट वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन भी सही है और द ग्लास गॉट ब्रोकन भी सही है। तो गॉट यहाँ पे पैसिव ऑक्सिलरी का काम कर रही है, न कि मेन वर्ब का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमेशा हर स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो गेट की वर्ब है उसको सेट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं या कोइंसिडेंस से होते हैं, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कहने का मतलब उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे एक्शन को शो करने के लिए आप गेट का यूज बी की जगह पे कर सकते हैं। जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन, ये एक ऐसा एक्शन है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर ग्लास है कांच का मान लो तो वो टूट गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते द हाउस वॉज बिल्ट इन 2002। तो हाउस जो है वो ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस से नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमें यही करना होगा द हाउस वॉज बिल्ट इन 2002। नेक्स्ट देखिए माई वॉच वॉज ब्रोकन वाइल आई वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर वॉच भी सही है, अगर आप यहाँ पे गॉट करते हो तो भी सही है। माई वॉच गॉट ब्रोकन वाइल आई वॉज प्लेइंग। तो यहाँ मतलब ये है कि ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल था, आपके खेलते वक्त जो है वो आपकी जो वॉच है वो टूट गई जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस सेंस में गेट का यूज एक पैसिव ऑक्सिलरी के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने देखा अब तक कि जितने भी पैसिव वॉइस में हमने सेंटेंस को चेंज किए हैं उनमें हमने बाई प्लस एजेंट का यूज किया। कहने का मतलब एजेंट से पहले जो प्रेपोजिशन है वो हमने बाई ही लगाया है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद बाई का यूज नहीं किया जाता, कुछ अलग ही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे टू नो और टू मेरी के साथ आपको टू का यूज करना है बाई के स्थान पर, और अगर यहाँ पर सरप्राइज दिया हुआ है तो आपको एट का यूज करना है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे फिल है तो किसी साधन को शो करने के लिए आपको विथ का यूज करना है। जैसे सी नोज मी, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे आई एम नोन बाई हर, हम ये कहेंगे आई एम नोन टू हर। दूसरा ही मैरिड हर, तो ये हो जाएगा सी वॉज मैरिड टू हिम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लीजिए द बॉय सरप्राइज्ड अस, तो ये हो जाएगा वी वर सरप्राइज्ड एट द बॉय नॉट बाय द बॉय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैसिव वॉइस की जितनी भी स्ट्रक्चर देखी थी हमने उनमें देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो बी की फॉर्म है वो दी हुई है, तभी जाके वो पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जिनमें बिना बी की फॉर्म के भी हम अकेली वर्ब की थर्ड का यूज करके पैसिव स्ट्रक्चर शो कर लेते हैं। मोस्टली ये जो हेडलाइंस है उनमें यूज की जाती है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है यदि उस वर्ब से पहले दिया हुआ सब्जेक्ट जो है वो अगर उस वर्ब को परफॉर्म कर सकता है तब तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर उसको परफॉर्म वो नहीं कर रहा है बल्कि वो एक्शन उस पर लागू हो रहा है तो वो पैसिव है। जैसे देखिए द थीव्स अरेस्टेड, अब हो सकता है हम सोचे कि अरेस्टेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। क्या थीव्स ने किसी को अरेस्ट किया है? नहीं, बल्कि वो खुद अरेस्ट हुए। तो इसका मतलब है द थीव्स वर अरेस्टेड। तो बी की फॉर्म ऐसे में अंडरस्टूड मानी जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये बिना बी की फॉर्म के या बिना हैव की फॉर्म के भी वर्ब की थर्ड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसिव वॉइस ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? ध्यान रखिएगा इसका यूज एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग में किया जाता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी मेंशन होते हैं, फोकस जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट पे होता है न कि सब्जेक्ट पे। तो इसलिए हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते और सीधी पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे द रोड्स आर बिल्ट एंड ब्रोकन, सड़कें बनती है और टूटती है। तो इसका मतलब हमें पता है कि इनको बनाने वाला कौन है, इनको तोड़ने वाला कौन है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट द रोड्स है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को पैसिव में यूज किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कब किसी सेंटेंस को एक्टिव में रखना चाहिए और कब किसी सेंटेंस को पैसिव में रखना चाहिए।
तो ध्यान ये रखना है कि आपको वर्ब से पहले दिया हुआ सब्जेक्ट जब उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर सकता तब तो आपको उसको पैसिव में रखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका पैसिव है। और अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब को परफॉर्म कर सकता है तो आपको उसे एक्टिव में रखना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस देखिए, क्रिकेट इज प्लेइंग, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। क्या क्रिकेट किसी को खेल सकती है? नहीं खेल सकती। इसका मतलब ये जो एक्शन है वो एक ऐसा एक्शन है जिसको इसका सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एक पैसिव सब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर को ही पैसिव में रख लीजिए। तो ये इनकरेक्ट है, इसको कर देंगे क्रिकेट इज प्लेड। दूसरा देखिए, द बॉय इज प्लेड, ये पैसिव में यूज किया हुआ है। क्या जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर सकता? कर सकता है, वरना इसका मतलब तो ये होगा कि लड़के को खेला जाता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है, इसे एक्टिव में रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा द बॉय इज प्लेइंग। इस चीज़ में भी आपको सावधानी बरतनी है। तो आई थिंक पैसिव की ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं छोड़ी है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर फिर भी कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है जो रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं अब एक नई वॉल्यूम के साथ और एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।